नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में दुनिया के लार्जेस्ट आइसबर्ग के ब्रेक होने के बारे में। जब हम ये खबर सुनते हैं तो बहुत लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अंटार्कटिका में एक इतना विशाल आइसबर्ग जो है वो टूट गया है। तो इसके क्या मायने हैं और हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो ये कि ये आइसबर्ग ब्रेक क्यों हुआ? क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है? क्या ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है? क्या ये उस क्लाइमेट चेंज की वजह से है जो हम इंसानों के द्वारा किया गया है? दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये ब्रेक हो गया है तो अब क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या सब नष्ट हो जाएगा इस कोरोना काल में, जब उम्मीदें हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम हैं और ये एक के बाद एक नेचुरल डिजास्टर्स हमें नजर आ रही हैं। इस तरह की खबरें जो इस बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा दी गई है। तो इन्हीं सब प्रश्नों के सवाल आज हम जानेंगे और आज हम समझेंगे कि इस सब का क्या महत्व है और ये हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। ये अंटार्कटिका में जो विशाल आइसबर्ग का ब्रेक हुआ है, जो टूट गया है, उसका हमारे जीवन पे या आने वाली जनरेशन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहली बात तो ये जो विशाल आइसबर्ग है जिसका नाम A76 कई वर्ष पहले ब्रिटेन के कुछ लोगों ने खोज की और उनके द्वारा इसका नाम A76 रखा गया था। हालांकि ये है अंटार्कटिका में और इसके ब्रेक ऑफ होने की या इसके टूटने की जो खबर आई है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट्स की पिक्चर के बेसिस पे दी गई है कि अंटार्कटिका में बहुत विशाल एक आइस का शेल्फ है। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास हिमालय रेंजेस हैं, वैसे ही ये आइस की शेल्फ हैं जिसमें से कि इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है, समझ लीजिए जैसे कि हमारे पास सबसे बड़ी माउंट एवरेस्ट है उस हिमालयन रेंजेस में, वैसे ही इस आइस शेल्फ में जो सब वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिस्सा था जिसका नाम A76 था। A76 की ये आइस शेल्फ जो रॉस आइस शेल्फ से निकला ये आइसबर्ग है A76, जिसकी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसबर्ग कहलाया जा रहा है अभी फिलहाल में। तो एक और प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, क्या ये अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग रहा है? क्या हमारे पास आज तक इससे बड़े आइसबर्ग कभी रहे हैं भी या नहीं? क्या ये दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग है? तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग फिलहाल इस वक्त जो मौजूद आइसबर्ग्स हैं उसमें से था। हालांकि ये अब तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग नहीं है। इससे पहले 1986 में आइसबर्ग था जो अभी तक की हिस्ट्री का सबसे विशाल आइसबर्ग माना जाता है, जो 11,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में था। और अभी का जो A76 आइसबर्ग है ये 4320 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। आप इसको कैसे समझें कि ये कितना विशाल है? आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसमें 3 नई दिल्ली समा सकती हैं। जी हाँ, हमारे देश की राजधानी जैसी तीन राजधानी इसमें समा सकती हैं। ये इतना विशाल आइसबर्ग रहा है। अब दूसरा जो सवाल हमारे जहन में आता है वो ये है कि ये आइसबर्ग का ब्रेक होना क्या ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है या क्लाइमेट चेंज की वजह से है? तो यहाँ पर भी जो साइंटिस्ट हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषा में इस चीज को बहुत सीधे स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर दिया है कि हालांकि ग्लोबल वार्मिंग एक इम्पोर्टेंट और एक क्रूशियल फिनोमिना है जो हमें इम्पैक्ट कर रहा है इस दौरान,
लेकिन ये आइसबर्ग जो ब्रेक हुआ है ये उसकी वजह से तो नहीं है। और एक और बहुत अच्छी चीज है कि अंटार्कटिका को उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग अभी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। हम वहाँ थोड़ा कह सकते हैं कि चीजें अभी उतनी घातक और खतरनाक नहीं है, अंडर कंट्रोल सिचुएशन थोड़ी हम बोल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली, साइंटिस्ट ने क्लियरली बोला है कि ये जो है ये एक साइकिल का हिस्सा है। अगर जैसे एक इंसान वो जन्म लेता है, फिर उसकी पूरी जिंदगी चलती है और ये पैदा होता है और फिर मरता भी है, तो ये एक साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यूस साइकिल। तो वैसे ही उसी प्रकार से ये आइस शेल्स जो हैं ये बनते हैं और बहुत विशाल बनते हैं और वैसे ही एक दिन ये टूट के बिखर भी जाते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये कोई अभी घबराने की बात नहीं है कि पता नहीं आइसबर्ग टूट गया है और ये पिघल जाएगा और पता नहीं हम सब बह जाएंगे और सब कुछ शायद नष्ट हो जाएगा। तो नहीं, ये अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और ऐसी हमें कुछ आशंका भी नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल साइकिल का ही एक हिस्सा है कि एक प्रकार से वो आइसबर्ग बना और उसी प्रकार से वो अब ब्रेक हो गया। शायद उसकी जर्नी इतनी ही थी, अभी तक ही ब्रेक होना था। हालांकि ये जो एंटार्क्टिक सी में, जो एंटार्क्टिक ओशन में ये जो आइसबर्ग रहा है ये टूट के वेडल सी में गिरा है। और साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है उनके जहन में एक जो छोटा सा चिंता का विषय रहा है वो ये है कि जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ते हैं और हम बोलते हैं सी लेवल बढ़ गया है और जो है हमारे कोस्टल एरियाज हैं वो पानी की चपेट में आ जाएंगे, जमीन पानी में डूब जाएगी बेसिकली। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, जब इतना विशाल आइसबर्ग जो है वो मेल्टिंग अगर उसकी बहुत स्पीड से शुरू होती है तो वो डेफिनेटली जो एंटार्क्टिक ओशन है तो उसके पानी में ऑब्वियसली सी लेवल में राइज होने के चांसेस हैं और उसकी सेलिनिटी कि कितना सेलिनिटी आप समझे कि उसकी सेलिनिटी को वो बढ़ा सकता है या कम करने में कम करेगा, क्योंकि जब वो मेल्ट होगा तो सेलिनिटी कम होगी ओशन की, तो उसमें वो एक कारगर साबित हो सकता है। लेकिन ये एक ऑब्जर्वेशन का पार्ट है कि अभी हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कितनी तेजी से इस आइसबर्ग की मेल्टिंग हो रही है। ये अभी टूट के एक वेडल सी में गिरा है, ये एकदम मेल्ट नहीं हो गया है। जैसे अभी हाल ही में उत्तराखंड का आपको याद होगा, एक उत्तराखंड में बहुत ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था, तो वहां पर एक ग्लेशियर टूट के वो बह ही गया था पूरा। एक पानी मेल्टिंग, एक तरह की हम बोल सकते हैं कि मेल्टिंग हो गई थी। यहाँ पर जो है ये मेल्टिंग नहीं हुई है अभी, तो इसलिए ये खतरनाक नहीं है। पर हाँ, यदि ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर राइज के कारण इसकी मेल्टिंग होती है तो वो डेफिनेटली हमारी चिंता का बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। तो देखते हैं कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट्स फर्दर उनकी क्या ऑब्जर्वेशंस रहती हैं और ये हमारे लिए घातक होता है या हम इस पर कितना कंट्रोल पा पाते हैं अपने ग्लोबल वार्मिंग, अपने एक्टिविटीज के थ्रू, कि हम टेम्परेचर को राइज नहीं होने दें और एनवायरमेंट फ्रेंडली रहें और एनवायरमेंट के साथ एक कोलैबोरेशन में काम करें। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि हम आपको ऐसे ही नई नई जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से।